प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण की चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम आपका कुछ इस तरह से है। संधि, दीर्घ, गुण, यण और अयाद में से किन्हीं तीन से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद पूछा जाएगा और इसके लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। दूसरा, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं और बहुविकल्पी 2 प्रश्न आएंगे। और वर्तमान सत्र में आत्मन और नामन, यही 2 आपके पाठ्यक्रम में हैं, इन्हीं का आपको रूप तैयार करना है। कुल 5 अंक का संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आइए इनका विस्तार देख लें। प्रश्न का स्वरूप क्या रहेगा? तो निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, रमेशः, इसमें सही उत्तर है रमाधनीशः। दूसरा, यद्यपि, सही उत्तर यदिधन अपि। और तीसरा, कमलोदयः, सही उत्तर कमलधन उदयः। ये 3 नंबर के संधि के 3 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। और ख, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो 2 ही पाठ्यक्रम है तो 2 ही पूछे जाएंगे, आत्मा यानी आत्मन और नामन नाम। आत्मा शब्द में विभक्ति और वचन है तो यहाँ सही उत्तर है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, सही उत्तर है द्वितीय विभक्ति द्विवचन। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए संधि क्या है इसे जान लें। बहुत संक्षेप में हम चर्चा करेंगे क्योंकि इनके स्वतंत्र वीडियो पहले से अपलोड हैं जहां से विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में ये व्यवस्थित हैं और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी दी गई है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। इसी विकारजन्य मेल को संधि कहते हैं। जैसे परीक्षाधनार्थी, परीक्षार्थी। परीक्षा के अंत में आ है, अर्थी के पूर्व में अ है और दोनों के विकार के बाद केवल बचता है आ, परीक्षार्थी। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि स्वरों का स्वरों के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय। यहाँ हिम के अंत में अ है, आलय के पूर्व में आ है और इन दोनों के मेल के बाद आ बचता है जिससे हिमालय शब्द बनता है। ये स्वर संधि का नियम है क्योंकि दोनों तरफ स्वर ही वर्ण हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि व्यंजन का स्वर से भी मेल होगा और व्यंजन से भी, इसीलिए 2 तरह के उदाहरण बनेंगे। सत धन जन बराबर सज्जन। यहाँ सत के अंत में त है जो कि व्यंजन वर्ण है, जन के पूर्व में ज है जो कि व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है। दूसरा, वाक धन ईस वागीस। यहाँ वाक के अंत में व्यंजन है जबकि ईस के पूर्व में स्वर है, तो यहाँ व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है। इस प्रकार व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग क्या है? विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, अर्थात विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विसर्ग यानी 2 बिंदु, एक ऊपर एक नीचे, ये विसर्ग आप कहते हैं और इसका स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से मेल हो तो वह विसर्ग संधि होगा। इसीलिए इसके भी 2 उदाहरण बनेंगे। मनः धन योग मनोयोग। यहाँ मनः के अंत में विसर्ग है और योग के प्रारंभ में व्यंजन वर्ण य है, इसलिए विसर्ग का व्यंजन से यहाँ मेल हुआ है। निहधन आहार निराहार। यहाँ निह के अंत में विसर्ग है और आहार के पूर्व में आ जो है ये स्वर है, तो यहाँ विसर्ग का
स्वर से मेल हुआ है, यानी विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल विसर्ग संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद, आपके पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि के भेद हैं। स्वर के 5 प्रमुख भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयाधि संधि। 2 गौड़ भेद भी हैं, एक पूर्व रूप संधि, एक पर रूप संधि। इस तरह से 7 हो जाते हैं, किंतु ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में नहीं हैं और न ही वृद्धि संधि है। किंतु कम से कम स्वर के 5 भेद जरूर जानने चाहिए, इसलिए इन 5 का सामान्य परिचय हम आपको दे रहे हैं। दीर्घ संधि सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ। यहां अक का तात्पर्य है अ ई उ री। सवर्ण माने वही वर्ण, अगर पुनः आ जाएं तो दीर्घ, तो उनके स्थान पर दीर्घ, उनका बड़ा आदेश हो जाता है, दीर्घ संधि है। तो परिभाषा इस तरह से होगी: यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ ई उ री के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ ई उ री हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण: विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ विद्या के अंत में आ है, आलय के पूर्व में आ है, आ का आ से मेल हुआ है और अंत में आ बचा है, विद्यालय। ये दीर्घ संधि का नियम है, यानी बड़ा ही अंत में बचा है। गिरिधन ईसा, गिरीसा में गिर में भी ई है, ह्रस्व ई, और ईसा में दीर्घ ई है और दोनों के मेल से दीर्घ ई बना है, तो यहां ई के मिलने के बाद दीर्घ हो गया है, दीर्घादेश हो गया है। भानुधन उदय, भानुदय, यहां छोटा ऊ है जिसे आप ह्रस्व ऊ कहते हैं, उदय में भी यही है और दोनों मिलकर के बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ बन जाते हैं, भानुदय। पितृधन ऋणम, पितृणम, पितृ में री है, ऋणम में भी री है और दोनों मिलकर री हो जाते हैं, पितृणम। यद्यपि हिंदी में चलन ये संस्कृत की तरह है, किंतु यहाँ 2 बार लगाने का नियम नहीं, एक बार ये हो गया, एक बार ऐसे लगाएंगे तभी दीर्घ होगा, लेकिन ऐसा लगाने का कोई नियम नहीं है। गुण संधि आद गुण, यानी अ के बाद ऊपर के वर्णों को गुण आदेश हो जाता है। ऊपर थे ई उ री और एक और वर्ण आ जाता है लरी। तो परिभाषा होगी: यदि अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री एवं लरी आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ई उ अर एवं अल हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण देखें: सूर्यधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। अब सूर्य के अंत में अ है और बाद में इंद्र के पूर्व में ई है, ह्रस्व ई, तो अधन ई बराबर ई, क्योंकि परिभाषा ही है कि अ के बाद ई आए तो ई हो जाता है, इसलिए यहां सुरेंद्र हुआ। परधन उपकार बराबर परोपकार। पर के अंत में अ है, उपकार के पूर्व में ह्रस्व ऊ है और दोनों को ओ आदेश होगा, क्योंकि अधन ऊ बराबर ओ होता है, इसलिए परधन उपकार बराबर परोपकार हुआ। इसी तरह देवधन ऋषि, देवर्षि। यहाँ देव के अंत में अ है, ऋषि के पूर्व में री है और री अधन री बराबर अर आदेश होता है और र हलंत है, इसलिए यह रेफ र होता है, इसे आप उड़नावा र कहते हैं, इसलिए शब्द बन गया देवर्षि। तवधन लिकार बराबर तवलकार। तव के अंत में अ है, लिकार के पूर्व में लरी है और अधन लरी को अल आदेश होता है, ल हलंत है, आधा होता है, इसलिए यहां आधा हो गया तवल कार्य। वृद्धि संधि वृद्धि रेच, सूत्र इसका होता है वृद्धि एच। एच का मतलब ए ऐ ओ औ, यानी ये आए तो इनको वृद्धि आदेश हो जाता है। परिभाषा बनेगी: यदि अ अथवा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण: एक धन एक बराबर एक एक। अब अधन ए बराबर ऐ, ध्यान रखिएगा कि अ के बाद ए आए या ऐ आए, दोनों ही स्थिति में ऐ हो जाएगा, यानी दीर्घादेश हो जाएगा, तो एक धन एक बराबर एक एक, यहाँ दीर्घादेश हो गया। इसी तरह से मत धन ऐक्यम बराबर मतैक्यम। यहाँ मत के अंत में अ है, ऐक्यम के पूर्व में ऐ है और इसको आदेश ऐ होगा, धन ऐ बराबर ऐ, इसलिए हो गया मतैक्यम। इसी तरह से वन धन औषधि बराबर वन औषधि। वन के अंत में अ है
औषधि के पूर्व में ओ है, अब अधन ओ बराबर औ आदेश होगा, यानी दीर्घ आदेश होगा, इसलिए हो गया वनौषधि। परम धन औषध, परमौषध, यहाँ परम के अंत में अ है, औषध के पूर्व में औ है, और अधन औ बराबर भी औ होता है, इसलिए यहाँ परमौषध बना। यण संधि, सूत्र इको यणच, इक के बाद अच आए तो यण आदेश हो जाता है। इक क्या है? ई उ री और ली, और अच मने स्वर, और यण य व र ल, इसे यण कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में ये विस्तार से दिया गया, इसलिए माहेश्वर सूत्र जरूर देखिएगा। शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो स्वर संधि से संबंधित हैं। तो परिभाषा है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री तथा ली के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र तथा ली का ल हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, अब प्रति में ई है, ह्रस्व ई, और ई को य आदेश होगा, और य के साथ ए लग गया तो ए की मात्रा य पर आएगी तो ए हो जाएगी, इसलिए यहां बन गया शब्द प्रत्येक। सुधन आगतम बराबर स्वागतम, अब सु को देखें तो सु में उ है, ह्रस्व उ, और उसको व आदेश होगा। अब आगतम के शुरू में आ है तो इसका मतलब आ की मात्रा लगेगी, तो व से वाह हो जाएगा, तो स्वागतम हो गया। इसी तरह पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, अब पितृ में री है, री को र आदेश होता है, आ मिल गया तो आ की मात्रा लग गई तो रा हो गया, पित्राज्ञा। लृ धन आकृति बराबर लाकृति है, तो लृ को ल आदेश होगा, और आकृति के पूर्व में आ है तो मात्रा आ के लगेगी, तो ल से ला हो जाएगा, तो लाकृति बन गया। अयाधि संधि, सूत्र एचो अयवा या वह, यहां एच के बाद कोई स्वर आ रहा है तो उसका क्या आदेश हो रहा है उसकी चर्चा है। तो परिभाषा है, यदि ए औ ओ औ, यानी ए उ ऐ औ के पश्चात कोई भी स्वर आए तो ए का अय, ओ का औ, ऐ का आय तथा औ का आव हो जाता है, इसे अयाधि संधि कहते हैं। यहां आप जो देख रहे हैं अय वा या वह, यही इनका मतलब है अय, आय, आव, आव। तो उदाहरण देखिए, ने धन अनम नैनम, अब यहां देखिए ने में न धन ए है, यानी न में ए की मात्रा है, और ए को आदेश होता है अय का, तो इसलिए ने की जगह होगा नय, और नम यहां से आपको मिलेगा, क्योंकि ए तो जा करके यहां पर विकार उत्पन्न करेगा, तो बना नयनम। पो धन अनह बराबर पौन, अब प में ओ है और अ यहां निकल जाएगा इसके साथ विकार उत्पन्न करने में, बचा न, तो ओ को बनता है अव, तो यहां बनेगा पौन, यानी प और व आदेश हो गया तो व मिल गया, और न पहले से आपका यहां से है तो पौना बन गया। इसी तरह नय धन अकह बराबर नायक, अब न में अय है और अय को आदेश होता है आय, तो न का हो जाएगा नाय, और अ जो आपका था ये चला गया उसमें विकार में, बचा कह, तो नाय कह बन गया शब्द नायक। इसी तरह से पौ धन अकह बराबर पाव कह, देखिए पौ में औ की मात्रा है नहीं, प निकाल लेंगे तो औ, और औ को आदेश हो जाएगा आव, तो प के साथ आव लगा देंगे हो जाएगा पाव, और यहाँ अ आपका चला जाएगा विकार में, बचेगा कह, तो हो जाएगा पाव कह। इस तरह से शब्द बनते हैं। तीतराह संधि का प्रकरण, इनके अलग से वीडियो विस्तार में दिए गए हैं, उसे आप देख सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक दी गई है। यहाँ संक्षेप में आपको क्यों रिवीजन कराया गया है। दूसरा खंड आपका है संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, और वर्तमान शब्द में संज्ञा शब्द आत्मन और नामन, यही 2 आपके पाठ्यक्रम में हैं, और इन्हीं दोनों के रूप अगर आपको तैयार हों तो आप सारा काम कर सकते हैं। कुछ चीजें और ध्यान रखें, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। संस्कृत भाषा में संबोधन सहित कुल 8 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत भाषा में लिंग, वचन तथा विभक्ति के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। जिन शब्दों का अंतिम स्वर अ होता है वे आकारांत कहलाते हैं, जैसे बालक, राम, अंतिम में अ है। जिन शब्दों का अंतिम स्वर
ई होता है वे ईकारांत कहलाते हैं, जैसे मत, हरि आदि, हरस्वी। जिन शब्दों का अंतिम स्वर ऊ होता है, हरसु, वे उकारांत कहलाते हैं, जैसे मधु, भानु आदि। इसी तरह रमा आकारांत, तो नदी ईकारांत है। सभी सर्वनाम शब्दों के रूप एक जैसे होते हैं, किंतु संज्ञा शब्दों में भिन्नता होती है। संज्ञा शब्दों की कुछ विभक्तियां और वचन समान होते हैं, जैसे नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप समान होते हैं, किंतु माध्यमिक कक्षाओं में ट्रिक के स्थान पर इन्हें स्मरण करना ही उचित है। कहीं ट्रिक गलत हो गई तो आपके 1 अंक बेकार चले जाएंगे। तो ये दोनों रूप हैं, आपकी किताब में भी हैं, इसलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देख रहे हैं आपका यहाँ आत्मन का रूप है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बना हुआ है। इसी तरह से नामन का है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। यहाँ ये चीजें सट गई हैं, इसलिए इनको कलर बदल दिया है जिससे आपको भ्रम न हो। ये आपका एक वचन है, ये 2 वचन है, ये बहुवचन है। इसी तरह से एक वचन है, 2 वचन है, बहुवचन है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस क्रम में आपको देखना है। आपके किताब में दिया है, आपने सभी किया होगा, इसलिए यहाँ विस्तार नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि इन 5 अंकों को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।